Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new chapter that is about managing human resource. हम ओवरऑल मैनेजमेंट की बात करें। लास्ट टाइम हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में हमने कुछ डिटेल पढ़ी थी कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की हायरार्कीज होती हैं, उनके किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्मल होती है ऑर्गेनाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवीजन होती है, डिवीजन ऑफ लेबर, इस तरह के कुछ हमने टर्म्स इंट्रोड्यूस की, वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमने बिल्डअप कर लिया है, हमने देख लिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह वर्किंग करेगी, कौन से हमने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। व्हाट यू नाउ हैव टू डू, यू हैव टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज। जो आपने लोग, आपके जो लाइक ह्यूमंस हैं जिनसे आपने काम निकलवाना है, उनको भी किस तरह से मैनेज करना है, हम उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। With the organization structure in place, managers have to find people to fill the jobs that have been created or to remove the people from job if business circumstances require. अब आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब आपको पता चल गया, फिर आप देखते हो कि कौन से जॉब के लिए किन लोगों को आपने हायर करना है, किन लोगों को आपने प्लेस करना है, कौन सा काम किसने करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द पीपल। सिर्फ आपने उन लोगों को ढूंढना नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्सेस को अपने ह्यूमंस, आपके पास ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स, ह्यूमंस आर योर रिसोर्सेस, उस रिसोर्सेस को भी आपको मैनेज करना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि आपने रैंडमली कोई भी एक बंदा जो है वो जॉब पे रख लिया किसी भी पोस्ट पे और दैट्स इट, ये नहीं, ये भी पूरा एक ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क दैट इन्वॉल्व्स हैविंग द राइट नंबर of the right people in the right place at the right time। चार चीजें यहाँ पे आप डिस्कस हुई है। वो कह रहे जी, when you are managing your human resources, but you have to check it out, you have to find the right number। आपने देखना है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों की जरूरत है, 20 लोगों की जरूरत है, कितने ह्यूमंस की मुझे जरूरत है, राइट नंबर होने चाहिए। बहुत ज्यादा मैं, अगर मुझे 10 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है और मैं 20 लोग हायर कर रही हूँ, तो मुझे उसकी कॉस्ट पड़ रही है, मुझे वो उसका लॉस हो सकता है एट द एंड। तो यू हैव टू मैनेज द थिंग्स, राइट नंबर ऑफ द राइट पीपल। सिर्फ ये नहीं कि मैंने 10 लोग रखने हैं, मुझे पता चल गया मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 पीपल आर इनफ टू रन द माय ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव टू चेक इट आउट कि जो आप 10 लोग हायर कर रहे हो या 10 लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आ रहे हो, देयर मस्ट बी द राइट पर्सन। अब राइट पर्सन का क्या मतलब है, राइट पीपल का क्या मतलब है? कि जो काम है उसके अकॉर्डिंग उनकी स्पेशलाइजेशन हो, उनको अपना काम आता हो, दे हैव द स्किल्स, एबिलिटीज एंड नॉलेज। तो आप कहोगे यू हैव सिलेक्टेड द राइट पीपल। सो दो चीजें क्या है, यू मस्ट हैव द राइट नंबर ऑफ द पीपल एंड राइट नंबर ऑफ द राइट पीपल। ठीक लोग होने चाहिए, आपके काम से रिलेटेड रेलिवेंट लोग भी होने चाहिए, जिनके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल हो, इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अच्छा, ठीक जगह पे किस, अब मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट में भी हायर करके उसको जो है मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर काम करने को कह रही हूँ, तो दैट इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दैट पर्सन। किस बंदे को किस जगह एडजस्ट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एट द राइट टाइम, मैंने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना विद इन अ मंथ, और मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करने के बजाय कोई 2 महीने बाद, 4 महीने बाद हायर कर रही हूँ, जब मेरा प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, मुझे जरूरत ही नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजर की, वहां पे भी आपका वहाँ वो भी आपकी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिव नहीं रहती आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो यू हैव टू कंसिडर द राइट टाइम, किस टाइम आपको एम्प्लॉयज की जरूरत है, आपको वो चेकआउट करना पड़ता है। सो ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट नंबर ऑफ द राइट पीपल इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये सारी चीजें आपको, नंबर, पीपल, प्लेस एंड टाइम, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। Right? A major HR challenge of for managers is ensuring that their company has a high quality workforce। लोग तो आप हायर कर लेते हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा चैलेंज हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के मैनेजर्स को आ रहा है, वो ये आ रहा है कि उनके आप हाई क्वालिटी वर्कफोर्स, जो आपके एम्प्लॉय हैं वो हाई क्वालिटी होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, टैलेंटेड होने चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जा सके। Getting and keeping competent and talented employees is critical to the success of every organization। हर organization यही चाहती है कि उसके पास competent और talented employees हो। Whether an organization is just starting or has been in business for years, अगर आप organization के, it doesn't mean कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आपने न्यू स्टार्टअप किया उसके लिए आपको टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन 20 साल पुरानी है तो आपको टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। हर तरह की छोटी से बड़ी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यू नीड कॉम्पिटेंट, knowledgeable persons।
If an organization does not take its HRM responsibilities seriously, performance may suffer. अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का मशीन की तरह आप जो है सब लोगों को हायर कर लोगे, उनको अच्छे तरीके से सही तरीके से मैनेज नहीं करोगे, तो एट द एंड क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस सफर करेगी. और so basically HRM responsibilities as an HR manager उनको implement करना is very much important. Okay, now द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस. अब हमारे पास पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है जिसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ लेते हैं. अब यहाँ पर एक एग्जांपल और भी दिया उनका जी. L'Oreal, at L'Oreal success start with people, or people are our most precious asset. Respect for ideas, their respect for people, their ideas and differences is the only path for towards sustainable long term growth. L'Oreal organization में बड़ी एक ब्रांड है, वो भी क्या कहते हैं, उनकी भी स्टेटमेंट क्या है कि हमारी सक्सेस शुरू ही लोगों से होती है. अगर लोग हैं और कॉम्पिटेंट लोग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आप सक्सेसफुल हो. तो ये इनकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि द पीपल आर द प्रीशियस एसेट. उनके लिए बहुत एक कीमती एसेट है. उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके आइडियाज या उनमें कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, डाइवर्सिटी है, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको रिगार्ड करती है ये ऑर्गेनाइजेशन. और तभी वो जो है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस या लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ जा रही है. Many organization profess that their people are the most important asset and acknowledge the important role that people play in the ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पीपल ओरिएंटेड होती हैं, वो लोगों का ख्याल रख रही होती हैं. सो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. क्यों भाई, व्हाई द HRM इज इम्पोर्टेंट? कुछ दो तीन उन्होंने रीजंस दिए हैं, हम उनको देख लेते हैं. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? फर्स्ट, इट कैन बी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज एज वेरियस स्टडीज हैज कंक्लूडेड. बहुत सी रिसर्च स्टडीज क्या कहती हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको कंपैटिटिव एडवांटेज देता है. आपकी मार्केट इतनी ज्यादा आप कह लो कि एक्सपैंड कर चुकी है, इतने कंपेटिटर्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं कि अगर आपकी वर्क फोर्स जो है उसको आप रिटेन नहीं करोगे, अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज का ख्याल नहीं करोगे, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं. तो अगर आप उनको रिटेन कर रहे हो, उनका ख्याल कर रहे हो अपनी ह्यूमन रिसोर्स का, तब आप एक कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से. That is, HRM is secondly, it is very important part of organization strategies. अब आपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है. कौन क्या उसके में भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज है, अपने गोल्स को सेटअप करना है, कैसे उसने फ्यूचर में अपने आप को जो है वो सक्सेसफुल बनाना है. इस तरह की सारी जो भी स्ट्रैटेजीज है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग ही बना रहे होते हैं. सो वहां पे भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. अचीविंग कंपेटिटिव सक्सेस थ्रू पीपल मींस मैनेजर मस्ट चेंज हाउ दे थिंक अबाउट देयर एम्प्लॉयज एंड हाउ दे व्यू द वर्क रिलेशनशिप. लोगों के साथ, लोगों को देखने का पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट है. लोगों हाउ दे व्यू द वर्क रिलेशनशिप. लोग आपस में कैसे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है. ये सारी चीजें एक्चुअली आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो यू हैव टू कंसिडर योर employees in the organization. Finally, the way organization treat their people has been found to be significantly impact organization performance. लास्टली वो क्या है, ओवरऑल जितना प्रोसेस है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज का आप ख्याल रखोगे, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको एट द एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी. ठीक. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ वर्क प्रैक्टिसेस होती हैं. कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जिनका फायदा इंडिविजुअल्स को भी, एज एन एम्प्लॉय मुझे भी उसका बेनिफिट है, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करिए तो उसको भी बेनिफिट है. इस तरह के कुछ प्रैक्टिसेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस. क्या है हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस? दे आर द वर्क प्रैक्टिसेस दैट लीड टू बोथ इंडिविजुअल एंड हाई ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. अब ओवरऑल कह रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दिया हुआ है. हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस इस तरह की होती है. लेट्स सपोज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सेल्फ मैनेज टीम्स बना लेते हैं, लोगों को इतनी अथॉरिटी देते हैं कि वो से जो है वो अपनी और टीम में काम करें. तो
भी एक अच्छी प्रैक्टिस सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग भी ये कर लेते हो, ट्रैक कर रहे हैं डिसीजन भी जो है वो सबको इन्वॉल्व करके लिया जा रहा है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं हायर परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप डिफरेंट जो है वो कंडक्ट करा रहे हो ताकि आप अपने एम्प्लॉयज के नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज को बिल्डअप कर सको। फ्लेक्सिबल जॉब असाइनमेंट्स दी हुई है, उन जो भी टास्क करना है उसमें अगर लेट्स सपोज उसको कंप्लीट करते हुए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ रही है, तो आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉयज को। ओपन कम्युनिकेशन, एवरीवन कैन गिव देयर आइडियाज ओपनली, बहुत ज्यादा रिजिड एनवायरनमेंट नहीं है। परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन, कंपनसेशन का बेनिफिट्स वगैरह, बोनसेस वगैरह। अब जो मेरे पास एम्प्लॉय हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस, एक तो बेसिक सैलरी है जो उनको मिलनी है पर मंथ, उसके अलावा जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको रेट करते हुए अगर आप उनको कोई बोनसेस या बोनसेस वगैरह को प्रोवाइड कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो किसी तरह से, तो आप कहते यू आर गिविंग देम परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन। स्टाफिंग बेस्ड ऑन पर्सन जॉब एंड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। स्टाफिंग होता है हायरिंग, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हायर कर रहे हो वो देख कर रहे होते हो पर्सन जॉब, जो पर्सन है और जॉब है उनमें भी जो है वो सिमिलैरिटी होनी चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। एक एम्प्लॉय जिस जॉब के लिए सुटेबल है उसको वहीं पे एडजस्ट किया जाए। पर्सन ऑर्गेनाइजेशनल फिट, किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा बंदा इजीली उस कल्चर में एडजस्ट हो सकता है, आप उसको भी देख रहे होते हो। एक्सटेंसिव एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे होते हो। गिव एम्प्लॉय मोर कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग, वही जो सेकंड पॉइंट था कि डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, लोगों को आप थोड़ा सा राइट दे देते हो कि वो अपनी मर्जी से कोई जो डेली के डिसीजन है वो ले सकें। इंक्रीजिंग एम्प्लॉय एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा आप हर चीज उनसे छुपा के और फाइनल डिसीजंस ले लो तो ये भी प्रॉब्लम। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई आ रही है, कोई इशू आ रहा है, या कोई मे बी कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जा रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी जो भी सिचुएशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एम्प्लॉय को शेयर की जाए। इस तरह की ये एक्चुअली जो हाई परफॉर्मेंस वर्क एक्टिविटीज हैं ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरा कह लो कि इन्वॉल्व जो है वो महसूस करता है। जब उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो कमिटेड रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब है वो छोड़ के नहीं जाता। ठीक। इंक्री क्या है, इट seems to be a commitment to involving employees, employee committed रहेंगे, improve the knowledge skills and ability of an organization employee। जैसे trainings वगैरह कंडक्ट करा रहे हो, इस तरह क्या होगा, जो वहाँ के लोग हैं उनको नॉलेज, उनके स्किल्स एबिलिटीज enhance होंगे, they become more motivated, reduce loafing on the job। जो आप कह लो जो लोग फ्री ऑर्गेनाइजेशन में जो टाइम वेस्टेज कर रहे होते हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। इनहांस द रिटेंशन ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉयर, रिटेंशन क्या होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रखते हो, कायम रखते हो, बरकरार रखते हो कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्विच करके ना जाए। इनहांसिंग द रिटेंशन ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉय, उन लोगों की जो क्वालिटी या टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं। वाइल इनकरेजिंग लो परफॉर्मेंस टू लीव, और आप जो आपके लो परफॉर्मेंस है उनको आप इनकरेज कर रहे होते हो कि या तो बेसिकली आप पहले तो ये कर रहे होते हो, इस तरह की स्ट्रैटेजीज लेके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे होते हो कि जो आपके हाई परफॉर्मेंस है और जो लो परफॉर्मेंस है वो आपस में एज अ टीम वर्क, एज अ टीम काम करके कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, और जो लो परफॉर्मर है उसको भी आप उसको भी मोटिवेट करो और वो आपके साथ जो है वो टैलेंटेड एम्प्लॉय से लर्निंग करो और डिफरेंट प्रोसेसेस की। ठीक। अच्छा, अब हम बेसिकली हम जो देख रहे थे यहाँ पे द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस, यहाँ पे एक डायग्राम है, हम उसको देख लेते हैं। हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो ऑलमोस्ट इस डायग्राम के आगे पीछे घूम रहा है। हम ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस की बात करें, ये आपको जो एरोज हैं ये सारे ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस शो हुआ हुआ है। ठीक है, मैं एक ओवरव्यू कर देती हूँ, फिर मैं एक एक इसकी डिटेल में उठते हैं। नंबर वो वन वो कह रहे हैं, थ्री बेसिकली चीजें आप देख रहे होते हो। नंबर वन, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस में यू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। अब आप बिल्कुल स्टार्ट, आप एचआर का डिपार्टमेंट है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यू अब नाउ कंसिडर योरसेल्फ एज एन एचआर मैनेजर, आप एचआर मैनेजर हो, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले आप क्या करोगे, यू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, आप ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग लाने की कोशिश करोगे जो कि कॉम्पिटेंट है, टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, नॉलेजेबल लोग हैं। ठीक। आइडेंटिफाई करोगे पहले कौन से वो लोग हैं और फिर उनको चूज कर लोगे, उनको सिलेक्ट कर लोगे। इस प्रोसेस के लिए आप ये तीन चीजों से गुजर रहे होते हो, हाउ यू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट। सबसे पहले आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हो, आप देखते हो कौन से टाइम पे कौन से लोगों की जरूरत है, यू प्लान आउट ऑल द थिंग्स। प्लान हम वन बाय वन इसको डिटेल में देखते हैं।
अब मैंने प्लान आउट कर लिया, मुझे पता चल गया कि मुझे मे बी कोई एक तो सीट्स हैं जिनके लिए एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत है। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब आप प्लान आउट कर रहे होते हो तो यहाँ पे दो एरोस बने हुए हैं, दो आप डिसीजन ले लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। या तो आप रिक्रूटमेंट करते हो कि आप कहते हो अच्छा मेरे पास लोग कम है, मैंने 10 एम्प्लॉयज हैं, मुझे लगता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 15 एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो मैं नए एम्प्लॉय हायर करूंगी, या उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिक्रूट करूंगी। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक। रिक्रूट करूंगी एंड देन पहले रिक्रूट में क्या होता है बेसिकली, जैसे आपके पास ये न्यूज़पेपर में अनाउंस कर दिया, किसी न किसी तरीके से मैंने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई देयर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, तो इट मींस दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब उसके बाद सिलेक्शन, अब हमने जो उसमें से शॉर्टलिस्ट के लोगों को बुलाया, इंटरव्यू किया, व्हाटएवर, देन यू सिलेक्ट दोज कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। एक तो ये है यू प्लान, देन यू रिक्रूट एंड देन यू सिलेक्ट। दूसरी तरफ यहाँ पे एक एरो नीचे की तरफ आया, वो कह रही थी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जब मैं अपना ह्यूमन रिसोर्स को प्लान अप कर रही थी तो तब मैंने देखा कि जो मैंने 10 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं ये तो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ रहे हैं, काम तो इतना है ही नहीं, मेरे तो 7-8 एम्प्लॉय से भी काम अच्छा चल रहा था। तो मैं लोगों को निकालना शुरू कर दूंगी, फायर कर दूं, मे बी ले ऑफ दे दूं, कोई भी डिफरेंट हम नीचे स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब है आप लोगों को अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉयज को लेके आ रहे हैं, और उसका ऑपोजिट है रिक्रूटमेंट, आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल रहे होते हो, ठीक। तो ये आपने कौन सा डिसीजन लेना, नए लोग रखने हैं नए लोग नहीं रखने, ये आपको प्लानिंग बता रही होती है। एंड सो बेसिकली नंबर वन, एज एन एचआर मैनेजर आप क्या कर रहे होते हैं, यू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। अब आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आपके पास द थिंग कि आप आपने प्रॉपरली इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट किए, पहले आपने एडवर्टाइज किया, प्लान आउट किया सॉरी, देन आपने एडवर्टाइज किया, लोग आना शुरू हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरव्यू आपने शॉर्टलिस्ट किया, इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया, नाउ यू चूज। अब आपने वो जो आपके पास में भी 100 एप्लीकेशन आई थी, उसमें से आपने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस 100 आपके पास एप्लीकेंट्स आए थे। नाउ सिलेक्शन में आपने कहा था जी मुझे 15 जरूरत है, 5 लोग आपने हायर कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, चूज कर लिए, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेप, यहाँ से देखिए जो फोर्थ स्टेप सॉरी, सिलेक्शन के बाद जो ये एरो यहाँ पे आ रहा है, अब मैं अपनी जॉब पे नई नई आ चुकी हूँ, मैंने एम्प्लॉयज को रख लिया, सिलेक्ट कर लिया, मे बी एज अ मैनेजर हम बात करें, न्यू एम्प्लॉयज आ गए। अब जो आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जो नए लोग आए हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप का नहीं पता। इफ यू रिमेम्बर, आप भी अगर अपनी एज ए स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी में जब न्यू आए होंगे, यूनिवर्सिटीज में भी ओरिएंट फर्स्ट डे जो है दैट मस्ट बी ओरिएंटेशन डे। उसमें क्या होता है, उसमें आपको बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे हैं, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट्स कहाँ पे, सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ की दी जाती है, कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे, मे बी आपके डायरेक्टर्स कौन है, वाइस चांसलर कौन है, किस एग्जाम वाले कौन से लोग हैं जिनसे आपने इंटरेक्ट करना, ईच एंड एवरीथिंग। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ओरिएंटेशन। इसी तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय आता है तो आप उसको ओरिएंटेशन देते हो। देन अच्छा सॉरी, मैंने ये वाली स्टेटमेंट पहले पढ़नी थी, मैं ओरिएंटेशन पर डायरेक्ट चली गई। खैर, नंबर वन आपने सिलेक्ट एंड आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट किया था। नंबर टू, यू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद अप टू डेट स्किल्स एंड नॉलेज। ओरिएंटेशन आप क्यों दे रहे हो, ताकि उनको अप टू डेट रखो, उनको बताओ, उनको बताओ कि यहाँ पे कौन से स्किल्स हैं जो उनको यूज करनी है, या यहाँ पे कौन सी पॉलिसीज हैं जो इम्प्लीमेंट होती हैं, आप उनको सारी नॉलेज दे रहे होते हो। अच्छा, ओरिएंटेशन दे दी, उनको पता चल गया, ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, 1-2 दिन उनको अंदाजा हो गया कौन कौन से लोग हैं, कहाँ से क्या चीज उनको रिसोर्सेज अवेलेबल है। नाउ यू ट्रेन देम। लेट ट्रेनिंग यहाँ पे वो इनिशियल लेवल की ट्रेनिंग नहीं है। लेट सपोज मैंने किसी को एज अ डेटाबेस मैनेज डेटाबेस वो क्या होते हैं, कंप्यूटर साइंसेस के जो डेटाबेस के मैनेजर्स होते हैं, उनको मैंने अगर हायर किया है, तो अब मैंने उसको वो ट्रेनिंग नहीं देनी कि मैं उसको ट्रेन करूँ कि भाई कंप्यूटर चलाना स्टार्ट कैसे करना है। बेसिक लेवल की तो उसके पास स्किल्स अवेलेबल है, बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, इस मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सिस्टम या कैसे आपने डेटाबेस अपना मेंटेन रखना है, उससे रिलेटेड आप उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हो, थोड़ा अपडेट कर रहे होते हो। जैसे आप बैंकिंग में चले जाओ, अगर आप जाते हो डिफरेंट बैंक्स में, तो वो जाते सर आपको सिस्टम नहीं पकड़ा देते, कंप्यूटर तो यूज करना आपको भी आता है, बट हर बैंक का डिफरेंट डेटाबेस, हर एक का डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो वो यूज कर रहा होता है। तो आपको शुरू में 2-4 दिन ट्रेन किया जाता है कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट। तो इसी तरह ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। देन थर्ड, रिटेन कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय आ गया, उसको पता चल गया कैसे काम करना है, वो काम करना शुरू हो गया, 1 हफ्ता काम किया, 2 हफ्ता काम किया, साल गुजर गया, वो काम कर रहा है। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू रिटेन द कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय। आप देखते हो, अब सबसे पहले आप मेजर करते हो, चेक करते हो कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे देखिए जो ये एरो यहाँ पे आ रहा है ट्रेनिंग के बाद, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
अब मैं जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करूंगी, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करूंगी डिफरेंट अप्रेजल्स से। डिफरेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनसे आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेकआउट कर रहे होते हैं कि कौन हाई परफॉर्मर है, कौन आप कह लो मीडियोकर है, या कौन जो है वो बहुत जो है वो जिसकी परफॉर्मेंस जरा पुअर जा रही है। तो यू हैव टू एवेलुएट, आपको देखना पड़ता है। अब आपने चेक कर लिया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपने बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के थ्रू उनकी परफॉर्मेंस मेजर कर ली। अब मेजर करके आपको पता चला कि भाई ये 5 लोग जो हैं ये तो बहुत यार द आउट क्लास परफॉर्मर, बहुत कॉम्पिटेंट हैं। आपको जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपेटिटर्स होते हैं, वो इस तरह के लोगों को हायर आपके ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा बेनिफिट्स दे के तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना चाह रहे होते हैं कि ये कॉम्पिटेंट लोग इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर कर रहे होते हैं, बहुत कॉम्पिटिशन है। तो आप क्या करते हो, अपने उन लोगों को जिनकी परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस है उनको मेंटेन करने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए उनको कंपनसेशन और बेनिफिट्स देते हो। जैसे बोनसेस वगैरह दे दिए, कोई रिवॉर्ड्स दे दिए, कोई एक्स्ट्रा आपने उनको मे बी हफ्ते की एक्स्ट्रा पेड लीव दे दी, कोई भी किसी भी तरीके से उनको फैसिलिटेट करते हो ताकि वो अपनी आपको ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कंसिडर करें। उनको लगे कि जो मेरी परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस है उसको ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू कर रही है, और मुझे उसके अगेंस्ट कोई बोनसेस वगैरह कंपनसेट भी कर रही है। तो वो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड हो जाता है। तो इट मींस इट compensation and benefits help to retain the competent and high performers। फिर आप कंपनसेशन बेनिफिट्स भी दे दिए, यहाँ पे आप खत्म नहीं होती कहानी आपकी। एचआरएम में आप कैरियर डेवलपमेंट की भी बात करते हो। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं उनको आप ये नहीं कि एक लेट्स सपोज कोई एक सीट पे काम कर रहा है, अगर आप लो लेवल मैनेजर के तौर पे गए हो तो आप सारी जिंदगी लो लेवल मैनेजर ही रहोगे। यू हैव टू डू यू वांट सम डेवलपमेंट इन योर कैरियर। आप कहते हो अभी मेरा जो ग्रेड है मे बी वो इंक्रीज किया जाए, मेरा रैंक इंक्रीज किया जाए। रैंक के अलावा भी ये सारी कैरियर डेवलपमेंट स्टेजेस हैं। उसके अलावा भी आप कहते हो मेरी नॉलेज में कोई इंक्रीज की जाए, मैं ये कि सारी जिंदगी की काम तो नहीं करना। तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी एक्टिविटीज लेट्स सपोज कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स रख लेती है, कोई आपको नया सॉफ्टवेयर सिखा देती है जो मे बी इस जॉब में भी आपको काम है, आगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके भी आपको हेल्प आउट करे। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है जिनसे एम्प्लॉय कैरियर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा होता है। सो ये आपका ओवरऑल पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का process है। You identify and select the competent employer, you provide them up to date skills and knowledge, and then at the end you have to retain those high performers, right?